जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय महिला बल्लेबाज कौन है जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक T20 अर्धशतक लगाए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सैफाली वर्मा। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं सैफाली वर्मा। तो उन्होंने 21 साल की उम्र में T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाए हैं। तो उन्होंने अब तक के कैरियर में 13 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गैबी लुइस को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर बात हुई है एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी ने अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों में शतक लगाया था। इस प्रकार से वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। स्मृति मंधाना 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सुखमन सिंह ने IGU 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप में जीत हासिल की है और ये गोल्फ से संबंधित चैंपियनशिप थी, इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है, यानी 2025 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। प्रशांत वीर IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें CSK ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 कौन बने थे? साइमन हार्मर जो कि साउथ अफ्रीका के थे और सैफाली वर्मा ये इंडिया की हैं। जॉन सीना ने अभी हाल ही में WWE से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है, 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों, साहित्यकारों, समाज सुधारकों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जन्म स्थलों को विकसित कर उन्हें सांस्कृतिक धरोहर बनाना। यानी कि जो गांव या जो स्थान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक से संबंधित होगा उस गांव को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और उन्हें एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल बनाया जाएगा। तो ओडिशा में जो महान स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उन्हें 12 पुत्र बोला जाता है। इसलिए इस योजना का नाम भी क्या है? 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना। इस योजना के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा 345 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में शुरू की गई योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो रायथन्ना मीकोशम पहल आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार झारखंड में। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण जी ने शुरू किया था, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। श्रद्धांजलि योजना असम में। मेहाजे घर योजना गोवा में। अरुणोदय 3.0 योजना असम में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में। लाड़ो लक्ष्मी योजना हरियाणा में और निजुत मोइना योजना 2.0 असम में शुरू की गई है। तो ये हाल ही में शुरू की गई योजनाएं हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा K4। तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो भारत ने हाल ही में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें जो K है उसका मतलब है कलाम, यानी कि यह नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। तो K4 में जो K शब्द है ये कलाम को समर्पित है। यह मिसाइल परमाणु सक्षम है और पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसका परीक्षण अभी हाल ही में INS अरिघाट से हुआ है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसका परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के पास हुआ है। और इसको डेवलप किसने किया है, यानी K4 मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो याद रखिएगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस भाषा में अनुवादित
भारतीय संविधान का विमोचन किया है? आंसर हो जाएगा संथाली। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाल ही में ट्रांसलेट किया गया है संथाली भाषा में, तो इसी का विमोचन राष्ट्रपति जी ने किया है। आपको याद रखना है कि ये जो संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है, ये किस लिपि में प्रकाशित हुआ है? तो ये ओल चिकी लिपि में प्रकाशित हुआ है और इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने तैयार किया है। दोस्तों, संथाली भाषा में संविधान को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि जो लोग संथाली भाषा को समझते हैं, उसको जानते हैं, वो भी संविधान को आसानी से पढ़ सकें और उनको समझ सकें। इससे पहले 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति जी ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया भाषा में भी संविधान के अनुवाद जारी किए थे। संथाली भाषा की बात करें तो यह एक प्रमुख आदिवासी भाषा है जो संथाल समुदाय के द्वारा बोली जाती है और यह मुंडा भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको याद रखना है कि ये ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसे यानी संथाली भाषा को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। संथाली भाषा की जो लिपि है वो है ओल चिकी लिपि। तो इस लिपि का निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। अब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है? हमारा संविधान यानी भारत का संविधान। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के आरंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के निर्माण की कुल लागत थी 6.4 करोड़ रुपए। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं संविधान से रिलेटेड, तो इनको आप नोट। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसमें अब नए माइनिंग पट्टे प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यह कदम पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन रोकने के लिए उठाया गया है। अब हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला चर्चा में क्यों है। आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे, अखबार में भी आपने देखा होगा, अरावली पर्वतमाला के बारे में कई प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अरावली की एक नई परिभाषा तय की है और परिभाषा तय करते हुए ये कहा है कि केवल 100 मीटर यानी 328 फीट से ऊंचे क्षेत्र को अरावली माना जाएगा। उससे जो नीचा क्षेत्र होगा उसे अरावली नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा है कि 2 या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नई परिभाषा दी हैं किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो इसलिए अरावली पर्वतमाला चर्चा में है। चलिए इस पर्वतमाला के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह लगभग 670 किलोमीटर लंबी है और दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह पर्वतमाला रेगिस्तानीकरण रोकने और
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO की नई गाइडलाइंस के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? आंसर हो जाएगा CD4 टेस्ट। ठीक है, तो WHO ने ये कहा है कि जो गंभीर HIV है उसकी पहचान करने के लिए CD4 टेस्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो यह टेस्ट HIV मरीजों में रोग की गंभीरता जानने और समय पर इलाज शुरू करने में मदद करेगा। CD4 टेस्ट खून में CD4 T लिम्फोसाइट यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या मापता है, यानी कि शरीर में कितनी WBC है इसको मापता है CD4 टेस्ट। ठीक है दोस्तों, HIV के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। यह वायरस शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में HIV वायरस फैल जाता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। HIV मुख्य रूप से CD4 कोशिकाओं यानी T लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। यदि इलाज ना किया जाए तो यह एड्स में बदल सकता है, जो जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। एड्स वह स्थिति होती है जब शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। ठीक है, यानी कि एड्स में व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वो किसी भी संक्रमण को रोक नहीं सकता है, बीमारियों से नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो M वेंकैया नायडू जी को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह संस्था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति और उनके विचारों को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए कार्य करती है। आपको याद रखना है कि जो M वेंकैया नायडू जी हैं ये 2017 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। 2024 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो IIFL फाइनेंस ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो को चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। B साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने सुरेश गोयल को महानिदेशक नियुक्त किया है। पूर्व न्याय सचिव राजकुमार गोयल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अध्यक्ष चुना है और इस प्रकार से ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार इसके लेखक हैं। तो इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार जी की, तो ये राज्यसभा के सांसद हैं। इस पुस्तक में मोदी युग की आर्थिक नीतियों और उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। तो द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड को लिखा है T शिवानंदन ने। रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड को लिखा है अनिल चौहान ने। अबव एंड बियॉन्ड को लिखा है शिव कुमार मोहनका ने। आफ्टर मी चाओस को लिखा है MJ अकबर ने। महात्मा गांधी और पर्यावरण को लिखा है TN खोसू ने। दे वेल सूट यू मैडम को लिखा है हरिंदर बाबेजा ने। विंग्स ऑफ बेलोर को लिखा है स्वप्निल पांडे ने। लिविंग द विवेकानंद वे को लिखा है अनन्या अवस्थी और निखिल यादव ने। डिफरेंट वट नो लेस को लिखा है अनुपम खेर ने। और मदर मैरी कम टू मी को लिखा है अरुंधति रॉय ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा? आंसर हो जाएगा किम्बर्ली प्रोसेस। तो दोस्तों, भारत 1 जनवरी 2026 से किम्बर्ली प्रक्रिया या किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। यह तीसरी बार होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा।
किम्बरली प्रोसेस की शुरुआत 2003 में हुई थी और इसका उद्देश्य है कच्चे हीरे के व्यापार को रोकना। कच्चे हीरे वे होते हैं जिन्हें विद्रोही समूह सरकार विरोधी युद्धों को वित्त देने के लिए बेचते हैं। यानी कि अगर किसी देश में कोई विद्रोह चल रहा है और वहाँ पर विद्रोही समूह है तो वो क्या करते हैं कि कच्चे हीरे को जो सरकार विरोधी अभियान होता है उसको फंडिंग करने के लिए बेच देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ही इस किम्बरली प्रोसेस को अपनाया गया था और इसमें जो भी देश शामिल होते हैं वो हीरे के व्यापार को सही तरीके से करते हैं। ठीक है, और जो विद्रोही समूह है उनसे बचाते हैं, जिससे जो सरकार विरोधी अभियान है उनको फंडिंग ना हो सके। अगला क्वेश्चन है, महामना वाङ्मय किसकी संकलित रचनाओं की श्रृंखला है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की एक श्रृंखला है जिसका नाम है महामना वाङ्मय। तो इसका हाल ही में विमोचन किया गया है और ये विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, इस श्रृंखला का उद्देश्य है मदन मोहन मालवीय जी के योगदान और उनके विचारों को संरक्षित करना। बात हुई है यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की, तो चलिए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज बोला जाता है, और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में ही हुई थी। इनको महामना की उपाधि दी गई थी, यानी कि इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1909, 1918, 1932 और 1933 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में इनके द्वारा ही की गई थी। 1919 से 1939 तक BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। उन्होंने अभ्युदय और लीडर जैसे अखबारों का संपादन किया है। 2014 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये जो बेसिक जानकारी है ये आप जरूर नोट करें। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF और नोट्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इनको प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों, जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है कि अब मेरा भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है इसी ऐप पर। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जो पहला ऑप्शन होगा जिसमें लूसेंट GK फाउंडेशन सीरीज होगी, तो ये मेरे द्वारा करवाई जाएगी, यानी इसमें आपको लूसेंट को कवर करवाया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इसको भी जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप राजा गुप्ता सर का कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है ईयर एंड 500। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और इसके साथ आपको फ्री में क्या मिलेगा? 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और 12 महीने की जो मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट है वो भी मिल जाएगा और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। तो ये आपको फ्री मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे कोर्स की। ठीक है, तो लूसेंट GK फाउंडेशन सीरीज की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी आपकी। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस और कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। और अगर आप इसमें अभी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है लूसेंट 500। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये कोर्स कब से शुरू होगा? तो नए साल से, यानी 2026 से इसकी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी और ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा इस कोर्स को लेकर के।
और इसमें फ्री क्या मिलने वाला है, तो इसमें भी फ्री वही मिलेगा जो राजा गुप्ता सर के कोर्स में मिलेगा, यानी कि 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की जनवरी से दिसंबर तक की मंथली टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर आपको, और 12 महीने का मंथली ई बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दिया है? संख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ओडिशा। विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया है, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी। डीआरडीओ ने किस मिसाइल के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? आकाश एनजी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर लिया है? आईएनएस सिंधु घोष। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, जिसकी यूनिट 2 हाल ही में शुरू की गई है? सुबनसिरी नदी। भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। धनु यात्रा उत्सव का आयोजन ओडिशा के किस शहर में हुआ है? वारगढ़ में। और बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है या वैधानिक निकाय बनाया गया है? तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य यानी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। तो फार्मोसा जलडमरू मध्य ताइवान और चाइना के बीच है। टार्टरी रसिया और चाइना के बीच में। युकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। मैसिना इटली और सिसिली के बीच में है। ओट्रांटो जलडमरू मध्य इटली और अल्बानिया के बीच में है। कुक स्ट्रेट है न्यूजीलैंड के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। मोजाम्बिक चैनल है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। बाब अल मंडेब है यमन और जिबूती के बीच में। बेरिंग है रूस और अमेरिका के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, इनको आप जरूर नोट करें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था चेन्नई, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर चेन्नई बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह ई बुक मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको एक साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं।